वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। 19 मई के इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज पूरे डिस्कशन में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको रोज बताए जाते हैं। आज का आर्टिकल बहुत खास है। पहला आर्टिकल हम WHO पर डिस्कस करने वाले हैं। सी राजा मोहन जी ने आर्टिकल को लिखा है और बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पता चलेंगे। लेकिन दूसरा आर्टिकल जो है इकोनॉमी का, वो बहुत ही क्रिटिकल है। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझ में शायद ही आया होगा क्योंकि बहुत टफ आर्टिकल लिखा गया है। बट आई प्रॉमिस यू हेयर उसको बहुत आसानी से हम समझने वाले हैं। बहुत सारे टफ हमें वोकैबलरीज मिलने वाली हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल होगा लेबर रिफॉर्म पर। काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। क्या समस्याएं आ सकती हैं जो अभी नए बदलाव लाए गए हैं। जिनको नहीं पता कि क्या बदलाव है वो लोग ज़रूर पेशेंस से लास्ट तक उस आर्टिकल पर जाइएगा और सुनिएगा ज़रूर। आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं आज आंसर राइटिंग के लिए। आई होप आप लोग लिखते होंगे। अगला पॉइंट होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर आप में से कुछ लोग आंसर नहीं करते हैं तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। जो लोग आंसर करते हैं उनको थैंक्स। और आपको बता दें आंसर करना क्यों ज़रूरी है। जब आप कमेंट में, मैंने पहले भी कहा है, जब कमेंट बॉक्स में जाते हैं आंसर लिखते हैं, आपका दिमाग सोचता है 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। आपको उस पर मेहनत नहीं करना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। जो न्यूज़पेपर डिस्कशन होता है उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। और अंत में हम आंसर देखेंगे प्रीवियस डे के क्वेश्चन का। जो लोग कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं, उनको ऑब्वियसली लगता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो हम उसको भी जानेंगे कि सही आंसर आपके कल के सवाल के क्या हैं। तो आप लोग अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा। आज बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट जान लेते हैं क्या क्या होगा। आपको जो पता चलने वाला है वो ये सारे पॉइंट्स हैं। आप देखिए इसमें ज़्यादातर जो पॉइंट हैं वो इकोनॉमी के हैं। हम WHO के बारे में भी कुछ बेसिक देखेंगे बिकॉज WHO पर अभी बहुत न्यूज़ है और आज का न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा रेजोल्यूशन है किस चीज़ पर, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन इकोनॉमी से जो आर्टिकल है उसमें कई सारे आज टर्म को यूज़ किया गया है। डेट टू GDP रेशियो, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इन सब के बारे में हम उस आर्टिकल के जस्ट पहले डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे फैक्ट्स हमें वहाँ पर पता चलेंगे। ठीक है, तो आइए पहला आर्टिकल शुरू करते हैं WHO का। और इसको लिखा गया है सी राजा मोहन जी के द्वारा। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप राइटर का नाम बताएंगे, तो यहीं पर लिखा होता है जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। एडिटर को हम लोग देख लेते हैं शुरुआत में, तो अगर आपको ऑप्शनल के लिए यूज़ करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं नाम वगैरह को। अब हम अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो लिखा गया है अरुंधति काटजू जी के द्वारा, और ये बात कर रही हैं लेबर रिफॉर्म पर। और हमारा तीसरा आर्टिकल इकोनॉमी पर है जो हम दूसरे नंबर पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल, और भारत के सामने या पूरे विश्व के सामने कैसे कैसे चैलेंजेस हैं आप और मैं सोच भी नहीं सकते। अगर ये आर्टिकल ना लिखे जाएं तो हम इतना क्रिटिकलिटीज़ में तो जाएंगे ही नहीं। हम बस ऊपर से प्रॉब्लम्स को देखते हैं, लॉकडाउन को, स्लो डाउन को देखते हैं और डिस्कस करते चले जाते हैं। बट इसमें एक्चुअल में बहुत सारे टर्म्स हमें पता चलने वाले हैं। तो आंसर राइटिंग के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले 3 क्वेश्चंस हैं आंसर राइटिंग पर। देखिए पहला सवाल आपको इकोनॉमी पर ही दिया गया है। डिस्कस द चैलेंज बिफोर गवर्नमेंट एंड RBI इन हैंडलिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ COVID-19। आई चैलेंज यू, आई प्रॉमिस यू हेयर। जब आप उस आर्टिकल को सुनेंगे तो बहुत सारे नए नए चैलेंजेस आपको पता चलेंगे। कुछ चैलेंजेस आपको ऑलरेडी मालूम हैं और फिर आप उसको यू विल बी एबल टू राइट द गुड आंसर। ठीक है, जो लोगों का सवाल ये होता है कि वो आंसर कहाँ पर अपलोड करें, उनको बता दें कि हम जल्दी एक ऐसा फीचर लाएंगे जहाँ पर अपना आंसर आप अपलोड कर सकते हो। अभी के लिए आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस का कोर्स चलता है। जो स्टूडेंट हमारे इनरोल्ड होते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सबके लिए अभी नहीं हो पाया है तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन आप लोग आंसर लिखते रहें। कुछ लोग जो कमेंट में आंसर का फॉर्मेट लिख के डालते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिंग होता है। आप में से भी कुछ लोग उनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं वो लोग कैसा आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। जब हम पूरा डिस्कशन ख़त्म करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। देखिए सवाल क्या है। पहला सवाल प्राइमरी डेफिसिट से है। ठीक है, दूसरा सवाल डेट टू GDP रेशियो से है। इस पर भी चर्चा होने वाली है, लास्ट में फिर हम इन क्वेश्चंस पर जाएंगे। और फिर तीसरा सवाल आपसे आर्टिकल 19(1) को लेकर के है। आई होप फंडामेंटल राइट्स याद होंगे आप लोगों को।
नहीं याद है तो कुछ आर्टिकल तो आज खुद यहीं पर याद हो जाएगा और कुछ आपको याद करना है, ये होमवर्क होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेम फंडामेंटल राइट से है, बॉन्डेड लेबर। सुना तो होगा आपने, कौन सा आर्टिकल है जिसको प्रिवेंट करता है। आइए शुरू करें। पहला आर्टिकल WHO बेस्ड आर्टिकल है और इसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर को एक कन्फ्यूजन बहुत होता है कि हम इस पूरे टॉपिक को कहाँ पर एसोसिएट करें, क्योंकि आप में से बहुत कम लोग हैं जो सिलेबस याद करते हैं। आपको बता दें, किसी भी टॉपर का अगर आपने इंटरव्यू सुना है तो सिर्फ एक सवाल पहले शुरुआत करते हैं कि क्या आपको सिलेबस याद है। सिलेबस याद करना बहुत ज़रूरी है। WHO को आप कहाँ पर रखेंगे, GS पेपर 2 में। मेंस का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड सा है, उसमें GS पेपर 2 है, लेकिन GS पेपर 2 में भी कैटेगराइजेशन है, 4 से 5 कैटेगरी है। उसमें जब आप IR पर जाएंगे, IR सबसे अंत में है लिखा हुआ, वहीं पर एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, ये सब यहीं पर आ जाएंगे IR में, और वो भी इस पॉइंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एसोसिएट करें, अभी के अभी याद कर लीजिए जिनको याद नहीं है। WHO के बारे में पहले बात करते हैं ताकि आर्टिकल को समझने में आसानी हो जाए। WHO कौन है, क्या है, कब बनाया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, याद रखिएगा। बनाया कब गया है, 1948 में ही बनाया गया है। बहुत पुरानी एजेंसी है WHO। ठीक है, और क्यों बनाया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। ऑब्जेक्टिव है कि हेल्थ को अश्योर करना पूरे वर्ल्ड लेवल पर, जहाँ जहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं, हेल्थ ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उस पर डिबेट डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोविड-19 को ही ले लेते हैं, तो इतनी बड़ी क्राइसिस है जो वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक बन गई है, इस पर डिबेट डिस्कशन होना चाहिए। ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, वैक्सीन कैसे बनेगा, फिर वो वैक्सीन उन देशों तक कैसे पहुंचेगा जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी WHO को सौंपी गई है। ठीक है, और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, और ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पर ही आज चर्चा होनी है। इसकी मीटिंग पहली कब हुई थी, जुलाई में 1948 में, ये भी याद रखना है आपको। क्या काम है WHO के, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन आपको थोड़ा और ध्यान से इसको जानना है। मॉनिटरिंग करना, कोई भी पब्लिक हेल्थ रिस्क है उसको मॉनिटरिंग करना, सर्वे करना, सबसे पहले लोगों को बताना अगर ऐसा कोई भी एपिडेमिक या कोई से ऐसा खतरा होता है जो पूरे विश्व में फैल सकता है, तो उसके लिए लोगों को आगाह करना। और देखिए डिबेट किस पर चल रहा है इतने दिनों से, इसी बात पर चल रहा है कि WHO ने पहले कोरोना वायरस के लिए क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। अगर समय रहते इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो ये बहुत अहम काम है WHO का, जिसको शायद वो इस बार निभाने में थोड़ा सा पीछे रह गई। आइए देखते हैं आर्टिकल में क्या कहा गया है। आर्टिकल में शुरुआत करने के पहले आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, इंडिया को दिमाग में रखिए, दूसरा चाइना को दिमाग में रखिए, और तीसरा पूरे वर्ल्ड को ध्यान में रखिए। इसमें जो मेजर लीडर्स हैं, EU, USA, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। ठीक है, तो आर्टिकल क्या कहना है, कहाँ से शुरुआत इसकी होती है। WHO में अभी मीटिंग होने वाली है, जो असेंबली मीटिंग है, और उसमें प्लान ये चल रहा है कि एक रिजोल्यूशन लाया जाए। ठीक है, रिजोल्यूशन क्या और किस तरीके का होगा उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये जानिए कि इस रिजोल्यूशन को कितने लोग समर्थन दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से इसको पूरा समर्थन मिल रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उससे समर्थन मिल रहा है कि हाँ एक रिजोल्यूशन आना चाहिए। लेकिन ये जो रिजोल्यूशन लाया जाएगा उस पर जाहिर सी बात है कि चाइना को नाराज़गी है, क्योंकि मुद्दा क्या है कि रिजोल्यूशन किस चीज़ पर है। रिजोल्यूशन किस चीज़ पर है, जाहिर तौर पर कोरोना वायरस अभी न्यूज़ में है। कोरोना वायरस का ये जो क्राइसिस है, कैसे आया, कहाँ से रेज हुआ, यही मुद्दा होगा। और इसके पहले जो मीटिंग हुई हैं, UNSC की मीटिंग हुई है, G20 फोरम की मीटिंग हुई है, इन सभी जगह पर बहुत ही पोलाइटली इन इश्यूज़ को डिस्कस किया गया। वहाँ पर इसको इतना अग्रेसिवली डिस्कस नहीं किया गया है। लेकिन अब पूरी चर्चा इसी बात पर है, जो यूरोपियन यूनियन है या ऑस्ट्रेलिया ही है, ये लोग बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं कि रेजोल्यूशन लाया जाना चाहिए। आपको बता दें, यहाँ पर चाइना ने ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनको इकोनॉमिक सैंक्शन का भी थ्रेट दिया हुआ है, बिकॉज चाइना ये नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन आगे लेकर के आया जाए। तो बता दें 194 मेंबर हैं WHO के असेंबली के, और यहाँ पे अगर
इसमें बहुत मतलब मेजॉरिटी ये विन होता है तो जाहिर तौर पर रिजोल्यूशन को आगे लाया जाएगा। व्हाट इज़ द रिजोल्यूशन ऑल अबाउट, आपको मैंने बताया किस चीज़ से संबंधित होगा। ये चर्चा होगी कि आखिर ये जो पेंडेमिक है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, ये वायरस कहाँ से आया है और क्या दिक्कतें इसमें रहीं, कैसे ये वर्ल्ड वाइड फैल गया, ये सारे चर्चा का विषय होगा। इसी पर रेजोल्यूशन लाने पर बहुत ज़्यादा जोर देश बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। और एक्सेप्ट चाइना, ऑब्वियसली चाइना इस बात पर अभी सहमति नहीं जता रहा है। तो आइए हम इस पर और थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना के बिना सपोर्ट के ये काम पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए ये जो रेजोल्यूशन है उसमें कहीं पर भी चाइना का नाम मेंशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं कहा जा रहा कि आखिर चाइना से ये वायरस कैसे स्प्रेड हुआ, इस बात पर रेजोल्यूशन लाया जाए। रेजोल्यूशन इस बात पर है कि ये वायरस का ओरिजिन क्या है और उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या होता है। तो यहाँ पर एक कोऑपरेशन चाइना से डिमांड की जा रही है और वो कोऑपरेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसको आगे इंश्योर करना, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप यूएसए की बात करते हैं इन दिनों, तो यूएसए पूरी तरीके से चाइना की खिलाफत कर रहा है इस बात पर। यूएसए का पूरा मानना है, जो वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कि चाइना की लापरवाही की वजह से ये वायरस स्प्रेड हुआ और इतनी बड़ी तबाही पूरे देश में आई। और चाइना एंड स्पेशली WHO को टारगेट किया जा रहा है इसमें। यूएसए का काफ़ी थ्रेट भी है WHO को कि फंडिंग जो है उसको रोक दी जाएगी। हालांकि इस पर डिबेट वहाँ की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी है। वहाँ की जो दूसरी पार्टी है यूएस में, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए उन पर अटैक कर रही है कि आप पूरे मुद्दे को, आप वो जो अटेंशन उसको डाइवर्ट कर रहे हैं और चाइना और WHO पर फोकस कर रहे हैं, जबकि आपको अपने फेलियर पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो यूएसए की बात हो गई। अब अगर आप बीजिंग डिप्लोमेसी को देखते हैं तो चाइना इस मुद्दे को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो देखिए शुरुआत से ही पहले इसको क्या कहा गया कि वुहान वायरस के नाम से जाना जाए। अमेरिका ने काफ़ी एम्फेसिस किया क्योंकि ये वुहान से वायरस शुरू हुआ। यहाँ पर चाइना ने इस बात का विरोध जताया कि नहीं, ये वुहान वायरस के नाम से ना जाना जाए बल्कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के नाम से ही जाना जाए। तो उसके बाद दूसरी तरफ इन्होंने अपने बायलैटरल जो इनके रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और ख़ास करके जो इनका इकोनॉमिक इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी है अदर नेशन के साथ, कहीं पर इनका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, कहीं पर इनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर चाइना उठा रहा है और एक डिप्लोमेसी आपको देखने के लिए मिल रही है। दूसरी तरफ अगर आप चाइना की खुद की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी जल्दी इन्होंने पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में किया और उसके बाद इनकी मास्क डिप्लोमेसी आपको देखने को मिल रही है। बिकॉज विश्व के बाकी देशों में चाइना से मास्क लगातार एक्सपोर्ट किया जा रहा है और जो भी इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम्स हैं जैसे PPE किट वगैरह वो सब भेजे जा रहे हैं। तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही पार्ट आप समझ सकते हैं। क्या सीखने को मिलता है इतनी सारी बातों से? सबसे पहला लेसन तो ये है कि देखिए इतना बड़ा जब पेंडेमिक आया है तो इसमें कुछ देशों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, जैसे कि इंडिया ने सीखा कि कैसे इस पूरे डिज़ास्टर को कंट्रोल किया जाए। फ्यूचर में ऐसा कोई अगर पेंडेमिक होता है तो उसमें कैसे इंडिपेंडेंट होकर के काम किया जाए, इसके लिए भी लगातार नीतियां बनाई जा रही हैं भारत में। तो इस तरीके के जो कुछ देश हैं मिडिल पास हैं वो अपने आप में बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और इन शॉर्ट ये लेसन ले रहे हैं कि आगे अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजिंग के लिए भी एक शौक है किस तरीके का। सबसे पहले तो अगर ये रिजोल्यूशन पास होता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी चाइना के खुद के लोग वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। उनका मानना है कि इतना जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। दूसरी तरफ बाहर में अगर देखें, एक्सटर्नल कंट्रीज़ की बात करें तो जिनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो भी देश हैं, इवन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े देश हैं इस बार जो इसकी चपेट में आए हैं कोरोना वायरस की, तो वो सभी इस डिमांड पर लगे हैं कि हाँ एक रेजोल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है, एक चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ, किसकी गलती रही और आगे क्या और किया जा सकता है इन चीज़ों को रोकने के लिए। नाउ करंट एफर्ट किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पर, कैसे डील किया जाए इस पेंडेमिक से फ्यूचर में। अगर
कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आगे आती है तो कैसे हैंडल करें, इसमें हमें चाइना के कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप पूछेंगे क्यों चाइना का कोऑपरेशन चाहिए, क्यों नहीं हम एक रिजोल्यूशन ले आएँ और चाइना को टारगेट करें। तो आपको बता दें, चाइना किसी की सुनता नहीं है। इससे पहले भी ICJ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कई सारी चीज़ें कही हुई हैं जिसको चाइना ने इग्नोर किया है। तो आपको लगता है कि WHO जिसके पास इतनी पावर भी नहीं है, जो कि डोनेशन पर चलता है, और उससे आप इतनी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि उनके द्वारा लाए गए किसी रेजोल्यूशन को चाइना अगर वो नहीं मानना चाहता है तो वो मानेगा। जब तक कि चाइना इस पर कोऑपरेट नहीं करता अदर नेशंस को, तब तक इस रेजोल्यूशन को लेकर के आने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। भारत का क्या रोल हो सकता है? भारत का रोल बहुत ही अहम है, बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, अभी वहाँ पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत का पार्टिसिपेशन होने वाला है चेयरमैन के पद पर, और उसमें रोल बढ़ने वाला है इंडिया का, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। अब ऐसे में सबसे पहले भारत को चाइना के साथ एक सस्टेनेबल इंगेजमेंट को कंटिन्यू करना होगा। दूसरी तरफ जो क्वाड प्लस या वॉशिंगटन है, उनके साथ भी एक डीप कोऑपरेशन बनाना होगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशन, नॉन अलायन नेशंस जो हैं, उनके साथ इंटेंसिव इंगेजमेंट को कंटिन्यू करते हुए एक नए रिजीम को सपोर्ट करना होगा। कैसे इस तरीके की पेंडेमिक को मैनेज किया जाए, रोका जाए, इस पर प्लान करना होगा। यहाँ पर ये है इंडिया का रोल। इंडिया का रोल किसी के सामने खड़े होकर के उसको चैलेंज करने का इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। आखिर इतनी जो चीज़ें हुई हैं या इतनी जो परेशानी आई हैं, उसके पीछे और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक तो यहाँ पर कहा जा रहा है वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ WHO। अभी मैंने आपको बताया कि WHO काफ़ी वल्नरेबल है। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है फंडिंग। कहाँ से फंडिंग होती है, किस तरीके से फंडिंग होती है। अगर आप कंपैरिजन कीजिए WHO और IMF का, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। IMF में कोटा बेस्ड चलता है, वहाँ पर कंपल्जन होता है, जितना कोटा जिस देश का है उसको उतना डोनेशन, उतना अमाउंट देना होता है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको राइट्स मिलते हैं। WHO में ऐसा नहीं है। WHO में आप देखिए US, उसके बाद जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये सारे लोग डोनेट करते हैं। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन पर टिका हो तो वहाँ पर उसकी आप कह सकते हैं उसका जो अथॉरिटी है वो काफ़ी कम हो जाता है, और यही एक वल्नरेबल पॉइंट है WHO का। लेकिन इसको काम कई सारे दिए गए हैं। WHO को परफॉर्म करने के लिए जो फंक्शंस हैं, देयर आर टू मेनी फंक्शंस, और इतने सारे फंक्शंस को सही तरीके से मैनेज ना कर पाने की वजह भी यहाँ पर हो सकती है कि कोरोना वायरस को आसानी से, जो COVID-19 है, उसको रोका नहीं गया। तो ये सारे इसके लूप होल आप यहाँ पर मान सकते हैं आंसर को लिखते वक्त। अभी WHO पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस बार मेंस में नहीं तो अगली बार तो ज़रूर आ सकता है। इसकी क्रेडिबिलिटी पर, इन सब चीज़ों पर सवाल उठ सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या इसका लूप होल है, क्या वल्नरेबल पॉइंट है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ठीक है। तो ये इन बातों को ध्यान में रखना है, और इस पर आर्टिकल भी और आते रहेंगे, बिकॉज जब तक ये मीटिंग अभी ख़त्म नहीं होती है। बिकॉज कल हमने ताइवान के ऊपर बात की थी, आज ये पूरा इशू रेजोल्यूशन पर है। आगे देखते हैं कौन से और टॉपिक्स पर बात करेंगे। अगला आर्टिकल पर चलेंगे हम, और ये होगा इकोनॉमी पर। बेहतरीन आर्टिकल और बहुत ही टफ आर्टिकल, ठीक है। देखते हैं क्या बातें हैं। इसके पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट्स को जानेंगे। आप जान लीजिए सिलेबस में कहाँ आएगा, फ्रेशर के लिए स्पेशली, जो लोग नहीं जानते हैं। इकोनॉमी में ये आ जाएगा पूरा सेक्शन जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू द प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। बता दें कि GS पेपर 3 में इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है। अगर आप सिलेबस को देखे नहीं हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। आइए कुछ बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट याद है, आपको बताया गया था। नहीं याद है तो एक बार फिर से बता देते हैं। फिजिकल डेफिसिट का सिंपल सा मतलब कितना इनकमिंग और कितना आउटगोइंग। आपके पास आपका इनकम 5,000 है, आप खर्चा 8,000 कर देते हो, 3,000 आप डेफिसिट में चले गए। टोटल डेफिसिट, इट इज़ द फिजिकल डेफिसिट है यार, समझ आ गया। दूसरा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जब आप फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट,
जैसे पिछले साल आपने किसी से लिया था उधार, उनका आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो ये अब जो टोटल घाटा जो था उसमें इंटरेस्ट जो आपने चुकाया है उसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आपका प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से कॉलम बना के बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक डेट, पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है? पब्लिक डेट का मतलब है वो लाइबिलिटी, वो कर्ज, वो उधार किसका? यूनियन गवर्नमेंट का, जो उसको पे करना पड़ेगा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। इट विल कंसीडर्ड एज अ पब्लिक डेट, याद रखना है। ये सारे टर्म आगे आर्टिकल में आने वाले हैं, तो अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ वो इंटरेस्ट ले लें, वरना आपको आर्टिकल समझ में नहीं आएगा। डेट टू जीडीपी रेशियो, ध्यान दीजिए, डेट टू जीडीपी रेशियो, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? डेट, कितना उधार है, ठीक है, कितना उधार है और कितना प्रोडक्शन हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ पर कंट्रीज गवर्नमेंट डेट, जो गवर्नमेंट का डेट है, जो कर्ज है, एंड इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी है, जितना प्रोडक्शन हुआ, उसके बीच का रेशियो कितना है। ठीक है, जितना गवर्नमेंट का डेट है, उधार है, और जितना प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी हुआ, उसके बीच का क्या रेशियो है, यही कहलाएगा डेट टू जीडीपी रेशियो। तो आपको बस इस बात पर फोकस करना है कि डेट टू जीडीपी रेशियो ज़्यादा होगा तो स्थिति अच्छी होगी या ख़राब होगी, ये समझना है। तो जब डेट टू जीडीपी रेशियो कम होगा तो इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास जो आपका प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, इनकमिंग ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, और आप इससे डेट को चुका सक रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर डेट टू जीडीपी रेशियो कम है तो आपकी इकोनॉमी हेल्दी है, आप अच्छे पोजीशन में है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, अगला पॉइंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? सुना है कभी आपने? बिल्कुल सुना होगा। कंट्री का पर्टिकुलर एरिया डिक्लेयर किया जाता है एज एन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर कई तरीके की रियायतें दी जाती हैं, कई तरीके के छूट दिए जाते हैं। वहां पर इकोनॉमिक रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं अदर एरिया के कंपैरिजन में। कैसे? जैसे वहां पर आपको टैक्स कम लगेगा। मान लीजिए आपके घर के पास या आपकी ज़मीन पड़ जाती है इस एरिया में जो SEZ है, तो वहाँ पे अगर कोई कंपनी आती है बिजनेस करने के लिए तो उनको टैक्स कम देना पड़ता है सरकार को। उसके बाद बहुत तरीके के उनको फ़ायदे मिलते हैं, कुछ समय तक उनको फ्री दिया जाता है लोकेशन, तो ऐसे बहुत सारे उनको फ़ायदे दिए जाते हैं। लो टैरिफ एंड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाते हैं ताकि लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो SEZ में जा कर के इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब आइए आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल को बहुत आसानी से समझने के लिए आपको जो भी कहा जाए उस पर फोकस करना है। सबसे पहले 2 सवाल पर फोकस करना है, 2 सवाल। पहला सवाल क्या होगा? हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और अब आपको अपने दिमाग में 2 लोगों को रखना है। 2 लोगों को रखना है, किसको किसको रखना है? आपको एक तो RBI को रखना है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट को रखना है। RBI जो पॉलिसी बनाती है उसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। और या यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा? सरकार RBI की तरफ से होगा। जब हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम फिजिकल शब्द यूज़ करेंगे। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। तो ये दोनों टर्म याद रखना है कि RBI के पास कौन सा स्पेस होगा? मॉनेटरी स्पेस होगा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी। और गवर्नमेंट के पास स्पेस कौन सा होगा? फिजिकल स्पेस होगा, पॉलिसी भी फिजिकल बनाएगी। कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों को अपने दिमाग में रखना है। अब आते हैं पहले सवाल पर। मॉनेटरी पॉलिसी may have space, how much efficacy will it have? इसका कहना ये है पहले सवाल का कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है यानी RBI है, RBI के पास स्पेस तो है, लेकिन वो कितना ज़्यादा इफ़िशियंट है ये पता करना होगा। इसका मतलब समझिए यहाँ पर डिटेल में। RBI है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। RBI ने कहा कि हम रेपो रेट कम करते हैं, ठीक है, पॉलिसी रेट कम करते हैं। अब RBI बैंक को बोलती है कि आप पैसे दे दो आगे लेंडर को, हमने आपका रेपो रेट कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। ध्यान से समझिए, ये RBI है, इसने बैंक को कहा कि आप पैसे बाहर दीजिए क्योंकि हम आपसे जो रेपो रेट लेते हैं उसको कम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, तो आप मुझसे पैसे ले लीजिए और ये पैसे बाहर MSMEs को दे दीजिए, ठीक है। लेकिन बैंक क्या करती है? देती है क्या? मानती है क्या इनकी बात को, RBI की बात को?
कई बार नहीं मानती है, क्योंकि बैंक बोलती है कि भाई आप तो मुझे पैसे दे रहे हो, लेकिन मेरा जो यहाँ बैंक का कैलकुलेशन है वो फिट नहीं बैठ रहा, तो मैं आगे पैसा नहीं दे सकता। या दूसरी तरफ जो मैंने पैसा बाहर दिया है मार्केट में, वो पैसा मेरे पास आ नहीं रहा, तो मैं पैसा आगे नहीं दे सकता। तो बैंक के पास ऐसे 36 बहाने होते हैं कि वो आरबीआई की बात को ना माने। और यहाँ पर जो मॉनेटरी स्पेस है वो काम नहीं आता। यही है पहला सवाल कि मॉनेटरी स्पेस है, क्या वो एफिशिएंट होगा, क्या वो काम करेगा। दूसरा सवाल क्या है, फिस्कल पॉलिसी कैन हैव मच एफिकेसी। जो फिस्कल पॉलिसी होती है, जब सरकार उतरती है तो उनके पास इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। सरकार कोई भी काम करेगी, जब एक्सपेंडिचर करेगी तो मार्केट में पैसे आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्या सरकार के पास स्पेस है, क्या उनके पास वो एरिया है कि वो खर्च कर पाएँ। स्पेस का मतलब यहाँ पर आप सीधा जोड़ दीजिए डेफिसिट से। क्या गवर्नमेंट के पास इतना इनकम है कि वो एक्सपेंडिचर कर पाए, कहीं उनको इस एक्सपेंडिचर करने के लिए उधार तो नहीं लेना पड़ेगा, और उधार लेने के लिए बोरोइंग तो नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप कहीं से बोरो करके और एक्सपेंडिचर करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ये दो सवाल है, इसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ और सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि सारे जो लोग हैं, चाहे वो रेटिंग एजेंसीज हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, वो अभी एक ही बात पर फोकस करने वाले हैं कि इंडिया में डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है। ध्यान दीजिएगा, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है। अगर ये ज़्यादा होगा मतलब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, मतलब इकोनॉमी की हालत ख़राब है। तो अगर इकोनॉमी की हालत ख़राब है तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। रेटिंग एजेंसी क्यों अच्छे नंबर देगी, नहीं देगी। और अगर नहीं देगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो स्थिति खराब रह जाएगी। तो आगे जो कोविड-19 के बाद का एरा शुरू होने वाला है, उसमें क्या होगा। ये डेट टू जीडीपी जो है वो जंप करेगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाएगा, या वो कम होगा, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और ये सारी बातें इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। आई होप अभी तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे 3 वेरिएबल्स पर। 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। पहला, प्राइमरी डेफिसिट। आपको बताया था फिजिकल डेफिसिट नेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इज अ प्राइमरी डेफिसिट एंड रिलेशन बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी डेफिसिट और इनका रिलेशन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के साथ एंड गवर्नमेंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ये 3 बातें ध्यान में रखनी है, और इसी पर पूरा मामला आगे चलने वाला है कि नॉमिनल जीडीपी कितना रहना चाहिए, प्राइमरी डेफिसिट कितना होना चाहिए, तो टोटल डेफिसिट कितना दिखेगा, तो डेट टू जीडीपी रेशियो कितना दिखेगा। और यहाँ पर अगर हम हायर ग्रोथ कर ले जाते हैं, अगर इकोनॉमी हायर ग्रोथ कर ले जाती है, तो फिर आगे कंट्री जो है अपनी स्थिति को, इकोनॉमी को अच्छा सुधार सकती है। कैसे, इसको हम और चर्चा करते हैं, वहाँ पे आपको कम समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। इंडिया में प्रेजेंट कंडीशन डिस्कस करते हैं। अगर प्रेजेंट कंडीशन में डेट टू जीडीपी रेशियो की आप बात करेंगे, ये टर्म आई होप आपको याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। ये क्या होता है, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो प्रेजेंट डेज में 70% है, आप ऐसे समझिए। और ये 70% तब है ये जब भारत के हालात इस तरीके से रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.5% ऑफ जीडीपी रहा, और उसके बाद जो बोरोइंग है वो 7.5% तक का था, जो नॉमिनल जीडीपी है वो 7.5% था। तो इस स्थिति में जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो कितना था, 70% था। ठीक है, अब आइए आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हम आगे की रणनीति बना रहे हैं ना। अभी तक तो जो था वो हो गया, आगे क्या हो सकता है इस पर हम बात करेंगे। तो आगे अगर ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 4% होता है, ठीक है, अगर ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 4% होता है और यहीं पर फिस्कल एक्सपेंशन 3% हो जाता है। फिस्कल एक्सपेंशन मतलब जो डेफिसिट है, जो सरकार यहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, खर्चा कर रही है, अगर वो 3% हो जाता है तो डेट टू जीडीपी रेशियो 80% हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन है, एंड ऑफ द ईयर 80% हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि पब्लिक डेट कितना है। हालांकि इस स्थिति में सिर्फ भारत नहीं है, विश्व के कई सारे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं जो रिसेशन को झेलने वाले हैं, ये प्रेडिक्शन आया है। और ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये बहुत मैटर करेगी। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन है,
तो इनका कहना है ऑप्शन है मीडियम टर्म ग्रोथ। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आगे बहुत सारे आपको सॉल्यूशन बताए जाएंगे कैसे हम इसको सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं इसका। तो पहले हम बात करेंगे मीडियम टर्म ग्रोथ की। इनका कहना है कि अगर हम मीडियम टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो सिचुएशन को सुधारा जा सकता है। अब इनके हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, देखिए आप डेफिसिट कितना भी बढ़ा दीजिए, फिजिकल डेफिसिट को आप 6% पर लेकर के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि नॉमिनल जीडीपी 10% होना चाहिए। ठीक है, पिछली बार क्या था, पिछली बार नॉमिनल जीडीपी 4% कहा गया था जब 80% हो रहा था। तो आपने अगर फिजिकल डेफिसिट को 6% तक ले गए हैं और आपने जो नॉमिनल जीडीपी है वो 10% कर दिया, तो फिर अगले 3 साल के बाद जो ये डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, ये कम होता चला जाएगा। हम सारा फोकस डेट टू जीडीपी रेशियो पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही इकोनॉमी की स्थिति को बताएगा, यही इकोनॉमी की हालत को बताएगा, भारत के फिजिकल डेफिसिट को बताएगा, और उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम 10% तक नॉमिनल जीडीपी को ले जाते हैं, मतलब अभी हम डेफिसिट पर फोकस ना करके ग्रोथ पर फोकस करें और इस ग्रोथ को 10% पर ले गए, तो स्थिति हमारी सुधरने लग जाएगी। अब व्हाट डज दिस सजेस्ट, तो देखिए पहला क्या अजम्पशन आता है, पहला अजम्पशन तो ये आता है कि फिजिकल इंटरवेंशन अगर बढ़ाया जाए, ज़्यादा किया जाए, तो इससे सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उसको पकड़ा जा सकता है, और मीडियम टर्म ग्रोथ को जैसे ही हमने लिफ्ट किया तो हमारी सिचुएशन सही जगह पर जाने लग जाएगी। लेकिन इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। दूसरा स्टेज ये है कि अगर ये नॉमिनल जीडीपी 8% रह गया तो क्या होगा। अगर ये नॉमिनल जीडीपी 8% रह गया तो इस साल के अंत में जो डेट टू जीडीपी रेशियो वो 90% चला जाएगा। आप देखिए स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो ये क्या सजेशन देता है, ये सजेशन देता है कि यहाँ पर अगर हम एक कंजर्वेटिव फिजिकल रिस्पॉन्स को आगे रखते हैं तो उससे अनसस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और वो क्या करेगा, ग्रोथ को डिमिनिश करना शुरू करेगा, और जो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट कैन बी डन, क्या होना चाहिए, अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या रास्ते हैं। अगर हमें मीडियम ग्रोथ को देखना है, मीडियम टर्म ग्रोथ को बूस्ट करना है, फिजिकल एक्सपेंशन को बढ़ाना है, अब क्या हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका पहला इन्होंने बताया है कि जो इंटरप्राइजेज है ना वो सरवाइव करने चाहिए। अब जब वो सरवाइव करेंगे, जो इंटरप्राइजेज हैं, जब पेंडेमिक की मार वो झेल ले जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, इनकम भी जनरेट करेंगे, और यहाँ से ग्रोथ होने लग जाएगी। लेकिन अगर हमने इनको नहीं बचाया तो ये फिर अनएम्प्लॉयमेंट इससे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और सिचुएशन सीवियर होती चली जाएगी। तो सरकार का जो ये फैसला आया है क्रेडिट गारंटी स्कीम वाला, ये बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली में सपोर्ट करेगा बैंकों को कि ताकि वो इन इंटरप्राइजेस को बचा सकें जो अभी बिल्कुल फ्लोटिंग कंडीशन में है, उनको वो स्टेबिलिटी दे पाएंगे। ठीक है, अगला क्या कहा गया है, दैट जंप स्टार्ट अ रिस्क अवर्स फाइनेंशियल सेक्टर इनटू फंडिंग एंड इकोनॉमी रिकवरी। और यहाँ पर इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए जो अभी रीसेंट स्टेप लिए गए हैं, चाहे वो बॉन्ड मार्केट में इंटरवेंशन का हो या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक को रिकैपिटलाइज करने का प्लान हो, इसके बाद जो NBFCs हैं, इस पेंडेमिक के बाद जो पैनिक सिचुएशन थोड़ी कम हो जाए तब एसेट क्वालिटी रिव्यू करना चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो NBFCs हैं जो अच्छी तरीके से रन कर रही हैं उनको बैंक का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली हेल्प किससे ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो। जब फाइनेंशियल सेक्टर आपका मजबूत रहेगा तभी आप हायर पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि जो बैंक है उसका दायरा बढ़ाया जाए, पब्लिक सेक्टर बैंक को सपोर्ट किया जाए, NBFCs को बैंकिंग का दर्जा दे दिया जाए, ताकि जो स्पेस है वो बढ़ जाए, फाइनेंशियल सेक्टर और स्ट्रेंथन हो जाए, मजबूत हो जाए। दूसरी तरफ सरकार का जो फैसला एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने का है वो बहुत ही अच्छा है, रेनाउंस है, और वो जेन्युइनली इस सेक्टर को काफ़ी मदद पहुंचाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद करेगा। दूसरी तरफ अभी एशिया लेवल की बात करेंगे तो सप्लाई चेन का जो ट्रेजेक्ट्री है, जो सिस्टम है, वो रीऑर्गेनाइज हो रहा है, और इस समय में सप्लाई चेन के रीऑर्गेनाइजेशन के समय में भारत को भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इस सप्लाई चेन में शामिल हो जाना चाहिए। स्पेशल एक्सपोर्ट जोन मॉडल पर फोकस करना ज़रूरी होगा। अगर आप
अपने आप को सप्लाई चेन में लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उस पर फोकस करना ज़रूरी है। इसके लिए इसको रिव्यू किया जाए, जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उसको नॉर्मल बनाया जाए, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको कैसे और पावरफुल हम बना सकते हैं इसके बारे में सोचा जाए। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने शुरुआत में कहा कि जो हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं उसको मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए कैसे इन्वेस्टमेंट लाया जाए ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होगा। पब्लिक स्पेंडिंग हो सकती है, प्राइवेट स्पेंडिंग हो सकती है, कि ये जो गवर्नमेंट का भी रीसेंट अनाउंसमेंट है कि हेल्थ स्पेंडिंग करेगी गवर्नमेंट और उसको बूस्ट करेगी, काफ़ी वेलकमिंग है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम अगले आर्टिकल पर चलते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, लेबर रिफॉर्म की बात करने वाले हैं। कहाँ पर आएगा सिलेबस में? फ्रेशर्स, बताइए। यूपीएससी में आएगा ये, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में, दोनों जगह पर। पेपर 1 में कहाँ पर आ जाएगा? जब हम बात करेंगे पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, ये जो प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो पेपर 1 भी सोसाइटी का पार्ट है। पेपर 2 में हम चूंकि यहाँ पे कुछ आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, कानून में बदलाव किया गया है, ऑर्डिनेंस लाया गया है, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ जाएगा। और हम बात सोशल जस्टिस की भी करने वाले हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो लाई जाती हैं वो जस्टिस प्रोवाइड करने की लाई जाती हैं, तो ये सोशल जस्टिस में भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 19 क्या है। ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में 1 से लेकर के Z तक जो सारी बातें लिखी गई हैं वो आपके टिप पर होनी चाहिए। कौन कौन से अधिकार हैं आपके पास? जब आप बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, तो उसमें कौन कौन सा फ्रीडम है आपके पास? ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसको आप अभी के अभी याद कर लेंगे अगर आपको याद नहीं है तो। आइए शुरुआत करते हैं, आर्टिकल में क्या कहा गया है। बात यहाँ पर करेंगे माइग्रेंट लेबर से और उससे जुड़े हुए कानूनों की। अभी एक रीसेंट बदलाव लाया गया है, और ये जो बदलाव किया गया है हमने इस पर बहुत डिटेल में चर्चा भी की थी कि जो लेबर लॉज होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है कुछ जगह पर, और ख़ास करके यहाँ पर एग्जांपल यूपी का लिया गया है, जहाँ पर कि अगले 3 साल के लिए प्लान बनाया जा रहा है कि जो भी लेबर लॉज होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए। तो क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स पर, डीपीएसपीज पर? ये कितना सही है, कितना गलत है, इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(d) क्या कहता है? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फंडामेंटल राइट से। आर्टिकल 19(1)(d) आपको कहता है, आपको राइट देता है टू मूव फ्रीली, आप फ्री मूव कर सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पर भी। अभी हाल ही में क्या हुआ, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया टू कैंसल ट्रेन फॉर माइग्रेंट वर्कर, जो कि आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ था। हालांकि बाद में उसको रिवर्स कर लिया गया, लेकिन यहाँ पर 19(1)(d) को वायलेट करने की कोशिश की गई। कंपेलिंग वर्कर टू रिटर्न ऑन वर्क एंड फंडामेंटल राइट्स। देखिए गुजरात में ऐसी बातें चल रही हैं, गुजरात गवर्नमेंट भी वहाँ की कंपनियों को, फैक्ट्रियों को ये कह रही हैं कि आप कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अपने लेबर को रोकना है, या जो लोग एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब से चीज़ें थोड़ी सी रिलैक्स हुई हैं तो लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जो माइग्रेंट लेबर, मान लीजिए कोई यूपी, बिहार, झारखंड से कोई व्यक्ति अगर गुजरात कमाने के लिए गया है, महाराष्ट्र कमाने के लिए गया है, तो वो लोग अब अपने घर पे जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो फंस गए हैं, अब वो अपने घर जा रहे हैं, तो जो फैक्ट्रियां हैं वो कैसे चलेंगी, वो कैसे काम होंगे वहाँ पर। तो इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि आप कोई भी ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं, जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, उन लेबर को ये कह सकते हैं कि अगर आप गए तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी, ये सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। तो वो अपने होम स्टेट ना लौटें, इसके लिए कोई भी प्रोसीडिंग किया जा सकता है, ऐसा सरकार ने वहाँ की, गुजरात की, उनको कहा है। दूसरी तरफ कुछ जो एसोसिएशन वाले लोग हैं वो, उनका मानना है कि वो कुछ अधिकार चाह रहे हैं सेंटर से कि भाई वो जो वर्कर हैं वो अपने घर से रिटर्न हो जाएं, और उसके लिए वो कंपेल हो जाएं, इसके लिए कुछ उनको करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये लोग जो एसोसिएशन है या स्टेट है वो वर्क के बारे में सोच रहे हैं जाहिर तौर पर, लेकिन यहाँ पर जो लेबर हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का क्या, उसको क्यों वॉयलेट किया जा रहा है? तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यहीं पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा आर्टिकल को सुनते वक्त कि आपको उसका आंसर भी करना है। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए लोग हैं, आप लोग सब्सक्राइब करिए, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए।
खैर चलिए आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है फंडामेंटल राइट में? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर एंड फोर्स लेबर। जब आपका फंडामेंटल राइट है तो यहाँ पर आपको फोर्स कैसे किया जा सकता है किसी भी चीज़ के लिए? PUDR केस, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट लॉज प्रोटेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन वर इंटेंडेड टू इंश्योर बेसिक ह्यूमन डिग्निटी। वायलेटिंग दीज लॉ वुड वायलेट द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर या जो इंटर स्टेट माइग्रेंट हैं उनके साथ, उनकी ह्यूमन डिग्निटी के साथ कोई भी खिलवाड़ होता है, उसको वायलेट करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पर राइट टू लाइफ का वायलेशन माना जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट ने जो फोर्स्ड लेबर है जो कि प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23, इंक्लूड जस्ट फिजिकल फोर्स बट ऑल्सो थ्रेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। अब इसको जोड़िए इस वाले पॉइंट से। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इनडायरेक्टली कि आप हमें ये अधिकार दीजिए कि हम कोई भी कानून तुरंत पास कर दें कि जो वर्कर है उनको आना ही पड़े। पता चला उनको बोल दिया गया कि आपको 1 साल की सज़ा हो जाएगी अगर आप नहीं आओगे तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा हुआ है कि जो आर्टिकल 23 है उसका प्रोहिबिशन, अगर वो फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है तो वो साथ में ये भी कहता है कि किसी भी तरीके का फोर्स आप लेबर के ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये केसेस आपको याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स आपको याद रखना है। और जो लोग हैं अगर वो विलिंगली काम करते हैं तो उनको मिनिमम वेजेस जो हैं वो दिए जाने चाहिए, ये सारे अधिकार उनको मिले हुए हैं। लेबर लॉ अमेंडमेंट इन यूपी, अब यूपी में चलते हैं, ये हाल ही का केस है। इसमें ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है और एग्जेम्पशन फ्रॉम द सेंट्रल लेबर लॉ ऑर्डिनेंस। ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपको ये लग रहा होगा कि सारे लेबर लॉ को ख़त्म कर दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सोशल सिक्योरिटीज़ हैं उसको वैसे का वैसे रखा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, हर एक पहलू को देखने का 2 तरीका होता है। पहला जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लेबर की तरफ से कि भाई उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है। दूसरा एंगल, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कंपनियां जो हैं, फैक्ट्रीज वाले जो हैं, वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो दें लोगों को। अब वो एम्प्लॉयमेंट कब देंगे? जब उनके वश की बात होगी। अब यहाँ पर कुछ लेबर लॉ को सस्पेंड किया जा रहा है, जैसे कि जब बात आती है कंपलसरी वेजेस की। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पर वेजेस को फिक्स कर दिया गया कि आपको 1 दिन का जो है वो 400 रुपया दिया जाएगा। अब वो कंपनी वाला जो है वो 400 रुपये नहीं दे सकता। ठीक है, उसके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी इस समय नहीं है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, वो सिर्फ 250 रुपये दे सकता है। फाइन, अब क्या होगा, वो जो व्यक्ति है वो काम देने से डरेगा लेबर को। वो बोलेगा अगर मैंने आपको 250 रुपये दिए तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो लागू होगा। अब जब सरकार ने उसको हटा दिया कि आप 250 रुपये ही दो लेकिन आप काम दो अभी लेबर को, तो क्या होगा, वो कंपनी फ्री हो जाएगी और वो फिर लेबर को काम पर रख लेगी। क्योंकि अभी ज़रूरत दोनों को है, लेबर को भी ज़रूरत है काम की, जो कंपनी ओनर है, एम्प्लॉयर है, उसको भी ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, रिलैक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें। आपको इस एंगल से भी इस पूरे चीज़ों को सोचना है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट, इसके बाद सेक्शन 5 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो कुछ एक एक्ट को सस्पेंड किया गया है और कुछ एक को रहने दिया गया है। जो सोशल सिक्योरिटी वाले नॉर्म्स हैं उसको रखा गया है, खास करके जो वुमेन और बच्चों के लिए लागू होते हैं उनको ख़त्म नहीं किया गया है। हालांकि आर्टिकल का मानना है कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, चूँकि हम एक साइडेड इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे थोड़ा निगेटिव टर्म्स ही यूज़ किया गया है स्टेट के लिए, बट आपको बायस नहीं होना है, आपको दोनों एंगल से सोचना है। हाँ, लेकिन जो ये क्रिटिकल फैक्ट्स हैं वो दिमाग में रखना है ताकि आंसर राइटिंग को वेट मिल सके। नाउ, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 फॉर वन इवन दो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आर्टिकल 19(1)(c) आपको ये अधिकार देता है कि एसोसिएशन आप बना सकते हैं। ठीक है, एंड द ऑर्डिनेंस ऑल्सो रिमेन्स ओनली द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। तो क्या हुआ है कि जो अभी कानून लेकर के आ रही है गवर्नमेंट यूपी में, खास करके वहाँ पे सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का नॉर्म है वो रखा गया है। उसमें भी जो हजारस चीज़ें हैं या जो हेल्थ वाला चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आप हर चीज़ को अगर कंपनी के एंगल से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती कंपनी, है ना। तो उस चीज़ जिस चीज़ को उनको ईज़ करना है स्टेट गवर्नमेंट को, वो उसको ईज़ करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जाहिर तौर पर जो लेबर हैं
उनके भी राइट्स को ध्यान में रखना होगा, उनके भी कुछ चेक एंड बैलेंस होने चाहिए कि ऑब्वियसली सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, ड्रिंकिंग वाटर के चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक है उसके बाद ये चीज़ें और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं, तो इसको दिमाग में रखना भी ज़रूरी है। और सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर लोगों को मास्क देना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, तो इन बातों को भी वो इंक्लूड करें अपने इन ऑर्डिनेंस में जब वो किसी भी तरीके के लेबर लॉ को ख़त्म कर रही है या सस्पेंड कर रही है। तो ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स आपको इतना अभी तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डीपीएसपी पर। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के एंगल से, अब डीपीएसपी के एंगल से हम एक बार देख लेते हैं। स्टेट के भी तो कुछ अधिकार हैं, और अधिकार नहीं आप कह सकते हैं कुछ कर्तव्य हैं। डीपीएसपी कर्तव्य की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे भले ही आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन डीपीएसपी में ये कहा गया है आर्टिकल 39 में ये क्लियर कट कहा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो सकता, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जब 39B और C आता है तो आपका आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट ये कहा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो सकता। और जब हम बात करते हैं आर्टिकल 41 की, तो उसमें इफेक्टिव प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिंग द राइट टू वर्क ये भी कहा गया है। तो इन शॉर्ट आर्टिकल का क्या कहना है? आर्टिकल का कहना है कि इसमें जो राज्य है वो फंडामेंटल राइट को तो वायलेट कर ही रहे हैं ऐसे कानून को ला करके, साथ ही उनके जो कर्तव्य हैं, जो डीपीएसपीज हैं, उनको भी वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 43 जहाँ पर आप कंडीशन ऑफ वर्क को इंश्योर करने की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को डिसेंट बनाने की बात करते हैं, उसको भी आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली समझना ज़रूरी है कि इस समय में जब इतनी बड़ी क्राइसिस आई है पूरे विश्व में, इस समय में जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जब इनकम नहीं है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इनकम को देना होगा, हमें अपने लाइवलीहुड को देना होगा। और लाइवलीहुड कैसे मिलेगी, इस बात पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, उसके साथ में जो लीगल टर्म्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसको भी हमें सोचना चाहिए। तो अपने तरीके से आर्टिकल को लिखा गया है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस आपको फिर से देखिए यहाँ पर, जो हमने शुरुआत में देखा था। आई होप अब क्लियर है। हमने पहला वाला डिस्कस किया था ना, कैसे आरबीआई और गवर्नमेंट के पास क्या चैलेंज है, मॉनेटरी स्पेस किसके पास कितना है, कैसे हैंडल करेगी गवर्नमेंट, इसको अपने हिसाब से इन क्वेश्चंस को आप लिखेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आई होप अब पता चल गया होगा। प्राइमरी डेफिसिट कौन सा ऑप्शन होगा सही, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग डाउनलोड कर लेते हैं उनको भी 2 मिनट लगता है, वापस से जाइए और वहाँ पर लिखिए कमेंट। अच्छा लगता है जब बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे लाइक्स आते हैं। यकीन मानिए इतनी मेहनत के बाद भी हम लोगों को पता होता है, हमारी पूरी टीम काम करती है, हमें पता होता है कि बहुत अच्छा है, पीपीटी बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी जब आप लाइक करते हैं, आप कहते हैं, तो उसकी एक अलग बात होती है ना। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है आर्टिकल 19 पर, और इस पर भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीनों स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चौथा सवाल बहुत ही आसान सा है, बॉन्डेड लेबर, जल्दी बताइए। आर्टिकल 20, 23, 25, 29 बहुत आसान है, बताऊंगी नहीं, कल बताऊंगी। कल के क्वेश्चन का आंसर आज देख लेते हैं। ताइवान कहाँ पर सिचुएटेड है? ए फॉर्मोजा, सही बताया था आप लोगों ने। LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कल डिस्कस किया था, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर, और यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। होर्डिंग को प्रिवेंट करता है ये, ठीक है, लेकिन अभी जो बदलाव किया गया है उसमें फूड क्रॉप्स को बाहर निकाल दिया गया है, तो ये पता होना चाहिए। और अगला है फ्यूचर मार्केटिंग और फॉरवर्ड मार्केटिंग पर, यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट सही है। फ्यूचर मार्केटिंग मैंने कल बताया था कि फॉर्मल मार्केटिंग की जब बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पर, जब कोई भी खरीद होगा तो वहाँ पर फ्यूचर मार्केटिंग हो जाएगी, और फॉरवर्ड जो है वो इनफॉर्मल वे होता है। अगला सवाल था रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, CSR पर, दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रॉफिट की बात हो रही है तो मोर देन 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टार्टिंग। सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो भूलिए मत, प्लीज़ कुछ लोगों को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, बिकॉज बार बार कहती हूँ आपके सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।